तो थोड़ा घर में वैसे भी होम सिकनेस थी उसको थोड़ी सी, तो विल फील बेटर एंड देन कम बैक। शुक्र तो है। चलिए जी, आप लोगों ने बड़ी पेशेंस रखी है, सो थैंकफुल। पहले इंडस्ट्री के सारे काम है जी, करेक्ट। मैं तो ढीठ हूँ बड़ा इस मामले में, बट बच्चे की वजह से फिर सर आज की बुक रीडिंग की क्लास छूट गई, लेकिन पता नहीं लगा। मैं सोचा आज छूट, तो मंडे से कर रहे हो आप स्टार्ट। मैं उसी इसमें रहा तो आज छूट गई बुक रीडिंग, पहले क्लास छूट गया। एक्चुअली बड़ा गैप पड़ गया था, आई थॉट इट प्रॉपरली शुरू हो जाए। आज मैंने सारी क्लासेस ले ली है, दिस इज माय 4th क्लास। ओके, तो लास्ट टाइम आई थिंक वेकेशन डिपार्टमेंट का हमने कर लिया था लास्ट टाइम डिस्कस। हाँ जी सर, वेकेशन डिपार्टमेंट वाज डिस्कस्ड। यस सर, अर्ली ये कर लिया था ना। ओके, वोकेशनल का ही इसे स्टार्ट करें। क्या चीज? जो है ना ये रेगुलेशन ऑफ अर्नर लीव इन वोकेशनल डिपार्टमेंट। हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ कि अगर वो नहीं डिस्कस हुआ था तो वहां से कर लेते हैं, अगर हो गया था तो फिर आगे से करते हैं। प्राइस इज योर्स। नहीं सर, वही से करें सर, वेकेशन वाला। ओके ओके, तो भी मैं खुद ही वेकेशन से आया हूँ, इसलिए वेकेशन का करना जरूरी है। ओके, स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। जी सर। So you are saying vacation department से start करें, okay? हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। वेकेशन डिपार्टमेंट, जैसा कि आपको मालूम है, वेकेशन डिपार्टमेंट में वो डिपार्टमेंट आ जाते हैं जिनको वैसे वेकेशंस होती है, समर वेकेशंस, विंटर वेकेशंस, पूजा हॉलीडेज। अगर वहां गया था तो वहाँ क्लाउड बस्ट की वजह से 2 दिन छुट्टी हो गई थी, ठीक है। पर ऑफिस में तो नहीं हुई थी, स्कूल्स में हुई थी ना। जी सर। Consecutive holidays in the schools were closed, क्योंकि 2 इंसिडेंट बस के, एक तो पाटर में हो गया था और दूसरा कठुआ में हो गया था। तो वो भी वेकेशन डिपार्टमेंट वालों को ही था, ठीक है। मीन्स जो आपके स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जहाँ पे टीचिंग का काम होता है और वहाँ पे वेकेशंस होती है, तो उनके केस में लीव्स कैसे रेगुलेट होंगी। तो दैट्स व्हाट वी आर गोना लर्न। लास्ट टाइम भी हमने उसको डिस्कस किया था। पहली बात तो ये है कि जो वेकेशन वाले डिपार्टमेंट होंगे उनके लिए अर्न लीव का प्रोविजन नहीं है। दे आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर अर्न लीव विद अ सिंपल रीजन कि जब उनको इतनी वेकेशंस मिल रही है तो फिर उस केस में उनको अर्न लीव का भी अगर प्रोविजन दिया जाए तो फिर तो पूरा साल वो मस्ती करेंगे ना। फिर ऐसे भी टीचिंग में ऑलमोस्ट 6 महीने ही काम होता है उस हिसाब से। एम आई राइट? ठीक है ना, वेकेशंस तो बहुत सारी आती हैं,
तो पहली बात तो यह है कि उनको अर्न लीव का एंटाइटलमेंट नहीं है, लेकिन जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था, इन सम सर्कमस्टांसेस दे कैन बी अलाउड बेनिफिट ऑफ अर्न लीव। उसमें एक तो ज्वाइनिंग टाइम से रिलेटेड हमने बात की थी कि ज्वाइनिंग टाइम अगर कोई कम अवेल करेगा, जितना उसको अलाउड था उससे कम अवेल किया, इन दैट केस जो लेस अवेल्ड होगा दैट विल बी एडेड टू द अर्न लीव। एक तो वो है, क्योंकि वो अक्रॉस द डिपार्टमेंट्स है, चाहे वो वेकेशन हो चाहे वो नॉन वेकेशन हो, तो दोनों के लिए अलाउड है। और दूसरा हमने ये डिस्कस किया था कि समटाइम्स जब छुट्टियां पड़ती हैं तो हो सकता है उनको बुलाया जाए, तो दैट मीन्स वो वेकेशन को अवेल नहीं कर पाएंगे ना, ठीक है, वो वेकेशन को अवेल नहीं कर पाएंगे। तो अगर वेकेशन को अवेल नहीं कर पाते हैं और 15 दिन से कम है, वो मीन्स 15 दिन तक है, उस केस में प्रोपोर्शनेट उनको फिर लीव अलाउ होगी। आई यू अंडरस्टैंडिंग? यहाँ पे मैंने ये लास्ट बैच को पढ़ाया था, शायद आपके लिए भी था ये, कि टोटल जैसे छुट्टियां हैं साल की 50, ये हिसाब होगा एंड में कि टोटल कितनी वेकेशंस थी उनको, कितनी वो अवेल नहीं कर पाए, प्रोपोर्शनेटली उनको फिर अर्न लीव अलाउ होगी। किसके हिसाब से? 30 डेज के हिसाब से, क्योंकि अर्न लीव 30 दिन से ज्यादा तो होती नहीं ना, कभी भी 30 दिन से ज्यादा तो अर्न लीव नहीं होगी। इनकेस वो नॉन वेकेशन भी है तब भी तो 30 डेज ही है, 15 दिन और 15 दिन, तो फिर प्रोपोर्शन निकाला जाएगा 30 डेज के हिसाब से कितना बनता है उनका। जैसे 50 यहाँ पे मैंने लिया था, एज्यूम किया था कि टोटल जो वेकेशंस थी वो थी 50, और जो वो अवेल नहीं कर पाए, अवेल नहीं कर पाने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अपनी मर्जी से अवेल नहीं की, तो प्रॉपर ऑर्डर था जिसके तहत उनको स्कूल या कॉलेज में जाना पड़ा और उसकी वजह से वो अवेल नहीं कर पाए वेकेशंस को। इन दैट केस प्रोपोर्शनेट उनको अर्न लीव दी जाएगी। उसका फॉर्मूला सिंपल है, जितनी उन्होंने अवेल नहीं की डिवाइडेड बाय टोटल वेकेशन इनटू 30। जैसे यहाँ पे 10 लिया था, 10 by 50 into 30। इज इट क्लियर? यस सर। पूरे साल की है जितनी? हाँ, ये पूरे साल की, पूरे साल की 30 डेज पूरे साल की होती है ना। जब उसको 30 डेज के साथ आप प्रोपोर्शनेट कर रहे हैं, दैट मींस यू आर कंसीडरिंग 50 क्या चीज? नो, 50 इज टोटल वेकेशन एक्चुअली, which was for the entire year। ठीक है, जैसे समर वेकेशन या विंटर जोन है, तो विंटर जोन में कितनी वेकेशन थी, विंटर वेकेशंस कितनी थी, उसके बाद समर वेकेशंस कितनी थी, तो 50 से ज्यादा ही होती हैं, कि 40 तो एट ए टाइम हो जाती हैं आजकल। अगर समर वेकेशंस भी होंगी तो 40 के करीब रहती हैं वो, और विंटर जोन में विंटर वेकेशंस होगी तो 40 के करीब रहती हैं। उसके बाद समर वेकेशंस भी होती हैं, द हॉलीडेज आर आल्सो देयर। तो नॉर्मली 50 से ज्यादा होंगी, बट मैंने वहां पे एज्यूम किया था 50। ओके, तो 50 में से 10 उन्होंने अवेल नहीं की, तो प्रोपोर्शनेट 30 के हिसाब से वो डिसाइड हो जाएगा। कि अगर इसका पीछे मैथमेटिकल रीजन क्या है, कि अगर 50 थी तो 10 नहीं ली, अगर 30 होती तो फिर कितनी नहीं लेते। ठीक है, क्लियर? तो वो प्रोपोर्शनेट वैल्यू है ना। उसमें एक्सेप्शन था कि अगर कोई ऑर्डर है जिस मैंने बताया तो 15 से ज्यादा। हाँ, अभी अभी उस पे ही आ रहे हैं, अभी उस पे आ रहे हैं, ये 15 तक हो गया ना। अगर इसी सिचुएशन में किसी ऑर्डर के तहत उनको किसी वेकेशन में 15 दिन से ज्यादा के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, तो फिर उस केस में ये होगा कि उन्होंने लीव को अवेल ही नहीं किया, वेकेशंस को उन्होंने अवेल ही नहीं किया। से टोटल वेकेशन है 40 डेज की, ठीक है, 40 डेज की वेकेशंस हैं, और उस केस में
से उनको 20 दिन के लिए बुलाया जाता है, तो फिर रूल ये है कि as if he has not availed even a single day of vacation, तो फिर 40 का 40 जो है माना जाएगा कि उन्होंने अवेल नहीं किया। सर लगातार 15 सर यहाँ पे लिखा था 15 दिन से ज्यादा अगर छुट्टियां नहीं दी जाती हैं। हाँ, ये लाइन थोड़ी सी क्लैरिफाई करना है, क्लैरिफाई नहीं हो रही है। देखे फ्रॉम एंजॉइंग मोर देन 15 डेज more than 15 days of vacation, ठीक है, यही है। एक मिनट। जी, तो उसमें ये है कि जो सर अगर किसी वेकेशन में उनको 15 दिन से ज्यादा के लिए बुलाया जाता है, ठीक है, उस केस में ये एज्यूम किया जाएगा कि द पर्सन हैज नॉट अवेल्ड एनी पोर्शन ऑफ दैट वेकेशन। तभी वो मैम जो कह रहे थे कि उनकी अर्न लीव बन गई थी, कोई लेक्चरर थे, तो वही रीजन है। इफ इट इज मोर देन 15 days, then it is considered that no portion of vacation has been availed. तो से अगर 40 days की होंगी और 40 days मीन्स 15 दिन से ज्यादा उनको बुलाया गया, तो दैट मीन्स he has not availed even a single day of vacation. सर लगातार 15 दिन से ज्यादा होना चाहिए, जैसे 10 दिन पहले गए 10 दिन किसी दूसरे वेकेशन में बुला लिया, वो थोड़ी गिन जाएगा। नो, लगातार वाली बात नहीं है। इन टोटलिटी अगर उस वेकेशन में, जिस वेकेशन की बात हो रही है, उसमें मोर देन 15 डेज उनको बुलाया जाता है। वैसे तो कंटिन्यूटी में ही होगा हमेशा, लेकिन अगर तोड़ के भी हो तो टोटलिटी में देखा जाएगा। इफ दैट इज वर्किंग आउट मोर देन पूरा साल का देखा जाएगा ये सर। हाँ जी, पूरे साल का देखा जाएगा, 15 दिन से ज्यादा है। नो, ये वेकेशन वाइज देखा जाएगा। तो आप देखें ये कहाँ पे लागू होगा, ये या तो समर वेकेशन में लागू होगा या विंटर वेकेशन में लागू होगा, उसके अलावा नहीं होगा, क्योंकि बाकी छुट्टियां 15 से ज्यादा होती नहीं है। आर यू गेटिंग? यस सर। तो ये दो ही जगह पे एप्लीकेबल होगा, या तो समर वेकेशन वाले केस में या विंटर वेकेशन वाले केस में। विंटर वेकेशन मीन्स जो विंटर जोन में आते हैं, तो वहां पे ये अप्लाई होगा, क्योंकि वहां पे ही छुट्टियां जो है वो 40 के करीब रहती हैं। बाकी छुट्टियां आप देखें जो विंटर वेकेशन है वो लेस देन 15 डेज है, तो वहां पे तो प्रोपोर्शनेट होगा। बट वहां पे अगर वो 15 डेज से ज्यादा उनको बुलाया जाता है, तो दैट मीन्स उनकी अर्न लीव फिर बन जाएगी, फिर उस साल की उनकी अर्न लीव बन जाएगी। सर ये ओके, क्यूमुलेटिवली हर हॉलिडे का अप्लाई करना पड़ेगा। क्यूमुलेटिव मीन्स मतलब स्कूल जो है पढ़ रही है, समर वेकेशन की पढ़ रही है, तो ये दोनों अलग निकालनी पड़ेगी। नो, ये वेकेशन स्पेसिफिक है, ठीक है। क्यूमुलेटिव नहीं है कि दोनों को मिला के नहीं है, उस पर्टिकुलर वेकेशन की बात हो रही है, ठीक है। एक पर्टिकुलर वेकेशन में मोर देन अगर 15 डेज उनको बुलाया जाता है, ऐसा नहीं है कि पहले उनको 10 दिन बुलाया गया उसके बाद अगली बार 5 दिन, वो क्यूमुलेटिव नहीं है। सो इट इज वेकेशन स्पेसिफिक। इज दैट क्लियर? सर वेकेशन अगर 45 डेज की है तो उसकी अर्निंग कितनी कैश होगी? 30 डेज या 45 डेज? नो, 30 से ज्यादा तो होगी नहीं ना कभी। यस सर। 30 से ज्यादा तो कभी भी नहीं होगी, वो तो नॉन वेकेशन वाले को भी 30 से ज्यादा नहीं है, ठीक है। यस सर। तो उस केस में 30 इज द रिस्ट्रिक्शन, 30 से ज्यादा तो होगा नहीं, बट 30 विल काउंट। ओके, अगर 16 डेज भी अगर कर जाता तो 30 डेज उसे अर्निंग कैश हो जाएगी। अप टू 15 डेज। अगर मोर देन है फिर माना जाएगा, अगर 15 है तो प्रोपोर्शनेट होगा फिर। यस सर। ठीक है, दैट्स इट। आई थिंक नाउ इट्स क्लियर टू एवरीवन।
नो सर, सर ये जो 15 डेज है लिखा है प्रिवेंटेड फ्रॉम एंजॉइंग मोर देन 15 डेज ऑफ हॉलीडेज। हाँ, दैट मीन्स उनका कोई ऑर्डर हुआ जिसमें 15 दिन से ज्यादा उनको बुलाया गया, ठीक है, 15 दिन से ज्यादा उनकी Okay, अटेंडेंस की, दैट्स इट। ली गई है। ओके इज इट क्लियर? यस सर। यहाँ पे हमने ये भी डिस्कस किया था कि कई बार कुछ वेकेशन डिपार्टमेंट के जो हैं उनकी इन्विजिलेशन में ड्यूटी लगती है, सुपरविजन में लगती है, या मार्किंग में लगती है। जैसे बोर्ड की मार्किंग करते हैं लोग, यूनिवर्सिटी में मार्किंग करते हैं सीक्रेसी में जाके। उस केस में ये नहीं माना जाएगा कि उनको बुलाया गया, बिकॉज दे आर पेड फॉर दैट। क्योंकि उसके लिए उनको पेमेंट मिलेगी ना, इन्विजिलेशन के लिए मिलेगी, एवेल्यूएशन ऑफ पेपर्स के लिए पेमेंट मिलेगी। उस केस में ये रूल लागू नहीं होगा, या तो फिर उनको सरेंडर करना पड़ेगा, वो रेम्यूनरेशन जो है वो सरेंडर करना पड़ेगा, बट वो ऑप्शन नॉर्मली अवेलेबल नहीं होगा। क्योंकि उस केस में जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से ही हो सकता है वो दूसरे इंस्टीट्यूशन के लिए ड्यूटीज कर रहे हो। आपने बहुत बार देखा होगा, जैसे सीए के पेपर हम लोग दिया करते थे, आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल, तो उसका स्कूल में सेंटर बनता था, तो रणवीर में मोस्ट ऑफ द टाइम उसका सेंटर बनता था। तो वहाँ के टीचर्स जो, और वो जो ड्यूटीज होती हैं, जो हमारे एग्जाम हुआ करते थे, वो मैक्सिमम भरी गर्मी में और बड़ी ठंड में हुआ करते थे, दिसंबर एंड जून। मुझे अभी भी याद है, वो पसीने से शीट्स ही भर जाती थी हमारी। तो उन लोगों की ड्यूटी लगा करती थी, बट एट द सेम टाइम दे वर गेटिंग रेम्यूनरेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन। तो सीए के इंस्टीट्यूट से उनको रेम्यूनरेशन मिलेगा। इन दैट केस वो रूल फिर लागू नहीं होगा। इज इट ओके? जी जी सर, जी सर। यस सर। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, आज भी मेरे पास सीए के पेपर्स चेक होने के लिए आते हैं, तो आई एम देयर इन्विजिलेटर दैट वे, जो मार्किंग करता हूं मैं कुछ एग्जाम्स की, ऑनलाइन होता है उसकी मार्किंग कर आजकल। जी सर, जेके बॉस में अगर पेपर चेक होते हैं तो उसका भी इंफॉर्मेशन मिलता है, तो उसमें भी बिल्कुल मिलता है जी, बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल मिलता है, उसका भी मिलता है। तो दैट तो बिल्कुल, उसमें भी कोई लीव नहीं मिलेगी। no, that is not considered to be calling that person, ठीक है? No. वो रेम्यूनरेशन के साथ ही है, ठीक है? आई स्टिल रिमेम्बर, मेरे फ्रेंड है, वो अब तो प्रिंसिपल हैं, तो मार्किंग करने वो जाते थे 11th-12th की कॉमर्स की। तो वहां से मुझे फोन करते हैं, कहते यार ये मैं मार्किंग कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज उनकी एक बार एक्सप्लेनेशन निकल गई थी, गलत मार्किंग की थी, और तो दूसरे टीचर के पास किया था वो। तो दे आर हाईली पेड, जो भी मिलता है जो भी है, बट दैट विल नॉट कम अंडर दिस रूल देन। ओके, देन ये ज्वाइनिंग टाइम का हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। ये अक्रॉस द सेगमेंट्स है, चाहे वो वेकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे वो नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट हो, ये दोनों केस में अलाउड होगा। अगर ज्वाइनिंग टाइम किसी ने लेस अवेल किया तो दैट विल बी एडेड टू द अर्न लीव अकाउंट। क्लियर? जी सर। अब रिफ्रेश हो गया वेकेशन डिपार्टमेंट का। जी सर, थैंक यू सर। हाफ पे लीव। अब जैसे इसका नाम ही है हाफ पे लीव, अब देखें जो लीव अकाउंट का क्वेश्चन आता है, एक्सक्यूज मी सर, इसमें पॉइंट नंबर 7 है एक, इसमें देखा फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल द ईयर शैल बी कंस्टिट्यूट नॉट एज मीनिंग अ कैलेंडर ईयर। सर ये वाला पॉइंट अगर आप थोड़ा सा एलाबोरेट कर दीजिए, पॉइंट नंबर 7 ऑन लीव के अंदर।
अर्न लीव के अंदर जी सर, यही वाला जो हम कर रहे हैं ना, वेकेशन वाला, इसी हाँ 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 कंटिन्यूटी में सर। यहाँ पे लास्ट जी सर, पॉइंट ओके नंबर लास्ट जी जी लास्ट वाले की बात कर रहे हैं ना आप, जी सर, जिसमें ज्वाइनिंग टाइम की बात की गई है, जी इससे जस्ट ऊपर। इससे जस्ट ऊपर। ओके, surrendering that amount vacation may be taken in combination with or in continuation of any this सर ये CSR में था एक पॉइंट लिखा हुआ ना, मैंने जी, वहां से देखा था एक्चुअली, तो मैंने अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लिया था। वहां पे लिखा जी। था कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल द ईयर शेल बी कंस्टिट्यूट नॉट एज द मीनिंग अ कैलेंडर ईयर इन विच ड्यूटी इज परफॉर्म्ड बट एज मीनिंग 12 months ऑफ एक्चुअल ड्यूटी इन वेकेशन डिपार्टमेंट। सर इसका मीनिंग कुछ मुझे देखिए उसमें यही है जी कि जैसे वेकेशन डिपार्टमेंट में लीव्स होती हैं, अगर समर वाला होगा तो समर में ही ये चीज फॉलो करेगी ना, और अगर विंटर जोन होगा तो विंटर वाले में ही फॉलो करेगी। उस केस में ऐसा हो सकता है कि जैसे नॉर्मली तो आपकी जो लीव होती है वो कैलेंडर ईयर के हिसाब से भी एक में ही आती है, क्योंकि अगर समर जोन है तो समर वेकेशंस जून में स्टार्ट होती है ना, जून में स्टार्ट होती हैं और अगस्त में जाके या जुलाई में जाके खुल जाते हैं स्कूल। जी ठीक है, जी सर, तो उसमें वो इशू आएगा नहीं। तो आपने क्या करना है, वेकेशन को काउंट करना है, ना कि कैलेंडर ईयर के हिसाब से देखना है। तो ये वाला रूल तो वैसे ही मैंने आपको बोल दिया कि दो ही जगह पे अप्लाई होना है। विंटर जोन अगर होगा तो विंटर वेकेशंस के लिए आएगा, उसमें हो सकता है कि आपका दिसंबर में जो है वो स्कूल बंद हुए हों, ओके ओके, वो जनवरी में ओपन होंगे। ठीक है सर। वहाँ पे ये चीज लागू होता है कि आपने कैलेंडर ईयर के हिसाब से नहीं देखना, वेकेशन के हिसाब गॉट इट। वेकेशन की कंटिन्यूटी ज्यादा मैटर करेगी। समर वाले में ये इशू नहीं आएगा, लेकिन विंटर वाले में जरूर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी सर। दैट्स इट, उसके बारे में वो क्लैरिफिकेशन है। सर जी सर, ज्वाइनिंग टाइम जितने डेज वो नहीं वेल्ड करता तो उतने डेज उसकी अर्निंग होगी। ऑफ कोर्स ज्वाइनिंग टाइम से आपको अलाउड था 12 दिन का, Yes, और आपने अवेल किया से 4 दिन, तो 8 दिन आपने लेस अवेल किया ना, वो 8 दिन की एडिशन आपकी अर्न लीव में होगी। थैंक यू। ठीक है, लेकिन इसका रिवर्स भी होता है। इसका रिवर्स ये होता है कि अगर आपने एक्सेस अवेल किया तो उस केस में वो डिडक्ट भी होता है। ठीक है, ओके। उसके बाद था हाफ पे लीव। हाफ पे लीव का जहां तक सवाल है, जैसे कि इसका नाम ही है हाफ पे लीव, तो हाफ पे लीव का मतलब ये होगा कि आपको पे पूरी नहीं मिलेगी, हाफ मिलेगी। और जो लीव अकाउंट का क्वेश्चन आता है, आपके लेवल पे तो न्यूमेरिकल नहीं आएगा, बट स्टिल मैं एक क्वेश्चन करवा दूंगा। पहले बैच को भी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था फॉर प्रैक्टिस पर्पसेस। सर मेरा एक क्वेश्चन है जी सर, जैसे आपने कहा कि अगर 12 दिन का टाइम और उसने 4 दिन ही अवेल किए तो 8 दिन बचे, और वो 8 दिन अर्न लीव को गिने जाएंगे या 8 दिन का भी प्रपोर्शन निकालना पड़ेगा? मतलब जैसे वो नो, वो 8 दिन पूरे होंगे। वो 8 दिन ही अर्न लीव में ऐड ऑन होंगे। हाँ, वो 8 दिन पूरे होंगे, वो प्रोपोर्शनेट नहीं होगा उसका। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ओके। हाफ पे लीव का जहां तक सवाल है, तो लीव अकाउंट 2 का बनता है, एक तो अर्न लीव, दूसरा हाफ पे लीव। हाफ पे लीव अकाउंट का जो मैकेनिज्म है, दोनों में फर्क ये है कि 1 जनवरी और 1 जुलाई अर्न लीव 15-15 दिन की क्रेडिट हो जाती है, और इन केस ऑफ हाफ पे लीव दिस इज क्रेडिटेड एट द रेट ऑफ 20 days फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। मीन्स जब किसी की ज्वाइनिंग थी, जब उसमें अपॉइंटमेंट हुई उसकी, वहां से लेके जब 1 साल खत्म होगा तब 20 दिन का क्रेडिट आएगा उसके हाफ पे लीव अकाउंट में। सो इट इज नॉट इन एडवांस,
It is after completing 1 year of service. सपोज किसी की ज्वाइनिंग जो है आज की डेट में हो जाती है 22 तारीख, अभी मेरी 23 हो गई, आपकी 22 चल रही है, तो 22/8 को किसी ने ज्वाइन किया, when that person will complete 1 year? 21/8/2026, उस दिन 20 दिन का क्रेडिट उनको मिलेगा। ठीक है, फिर 21 अगस्त 2027 फिर 20 दिन का क्रेडिट मिलेगा। तो यहाँ पे वो एडवांस वाला सिस्टम नहीं है, दिस इज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर। तो एक्रूवल का समझ आ गया? एक्रूवल का समझ आ गया? रेट समझ में आ गया? 20 डेज। ओके सर एम्प्लॉय चाहे टेम्परेरी हो या परमानेंट हो, ईयर कंप्लीशन के बाद मिलेगी ही मिलेगी 20 डेज हाफ पे भी। देखें उस केस में थोड़ा सा रहता है, आगे भी इसको क्लैरिफाई किया गया कि चाहे आप परमानेंट नहीं है, कासी परमानेंट नहीं है, उस केस में जो ग्रांटिंग अथॉरिटी है, जो लीव देने वाली अथॉरिटी है, अगर वो सेटिस्फाई होगी कि आप लीव के बाद वापस आएंगे तो दे कैन अलाउ। मीन्स कोई उसमें वो नहीं है, बंदिश नहीं है कि आपको नहीं मिलेगी, यू कैन, बट जो लीव ग्रांटिंग अथॉरिटी है उसको सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि द पर्सन हु इज गोइंग ऑन लीव विल कम बैक। ठीक है जी, इज इट ओके? यस सर। उसके बाद है कम्यूटेड लीव। कम्यूटेड लीव जो है ये हाफ पे लीव से ही जनरेट होती है। मीन्स उसी अकाउंट को यूज करके हम कम्यूटेड लीव लेते हैं। कम्यूटेड लीव का मतलब ये होता है कि हम फुल पे लेंगे उसकी, मीन्स हाफ पे नहीं होगी वो, या तो वो हाफ पे लीव है, लेकिन जब हम कम्यूट करवाते हैं उसको, कम्यूट करवाने का मतलब क्या होता है, हम पहले ही ले रहे हैं ना। ठीक है, तो कम्यूटेड लीव का मतलब ये है कि अगर मेरे अकाउंट में हाफ पे लीव अकाउंट में से आई हैव 80 डेज ऑफ क्रेडिट, तो उस केस में मैं 40 दिन की लीव ले सकता हूं ऑन फुल पे। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो 40 दिन की लीव मैं लूं हाफ पे करके, फिर डिडक्शन मेरी 40 की ही होगी। लेकिन अगर मैं 40 दिन की लीव लेता हूँ फुल पे, कम्यूटेड लीव लेता हूँ, तो फिर डिडक्शन जो मेरे अकाउंट से होगी वो डबल की होगी। दिस इज द डिफरेंस। इज इट क्लियर? सर जो हाफ पे लीव है इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट है कि पूरी लाइफ में कितनी मिल सकती है? देखिए हाफ पे लीव जो है आप एक्यूमुलेट जो कर सकते हैं, 720 होती है उसकी मैक्सिमम। ठीक है, ओके सर। उससे ज्यादा नहीं है, और उसके पर्पस हैं। आप हाफ पे लीव के लिए पर्पस हैं कि आप किस लिए ले सकते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट होगा उसके लिए। ठीक है, कम्यूटेड लीव के लिए भी देखें पर्पस है उसके लिए। सर हाफ पे मेडिकल अलाउंस का क्या होता है, प्रोपोर्शनेट होता है? देखिए मेडिकल अलाउंस का जहां तक सवाल है, मेडिकल अलाउंस किस रूल के तहत बना है, पहले ये बताएं मुझे। मेडिकल अलाउंस कोई CSR में डिफाइंड है? 1990 का उसका एक है रूल। मेडिकल अटेंडेंस रूल्स जो है उसके तहत आया ये। जी सर। ठीक है ना, तो उस केस में अगर आपको पे मिल रही है तो मेडिकल अलाउंस आपको पूरा ही मिलेगा, उसमें हाफ का नहीं है। ठीक है, जैसे पेंशनर्स के लिए भी मेडिकल अलाउंस है ना, अदरवाइज बाकी अलाउंस तो उनके लिए नहीं है।
एक डीए है और मेडिकल है, तो एचआरए वगैरह नहीं है। बाकी सारे जो अलाउंसेस हैं वो अलग से गवर्न होते हैं, मेडिकल अलग से होता है। तो मेडिकल का पर्पस डिफरेंट है, वो है कि आपको मेडिकल में खर्चा करना है, उसके लिए है वो, तो उसमें वो हाफ वाला नहीं होगा, बाकी वाले अलाउंसेस हो जाएंगे। नाउ कम्यूटेड लीव, जैसे मैंने आपको बोला कि आपकी जो डिडक्शन होगी वो डबल की होगी। अगर कम्यूटेड लीव मैं 20 दिन की ले रहा हूं तो हाफ पे लीव अकाउंट में से मेरी डिडक्शन जो होगी वो 40 दिन की होगी। वाई? बिकॉज आई एम टेकिंग फुल पे। इज इट ओके? जी यस सर। और कम्यूटेड लीव जो है वो मेडिकल सर्टिफिकेट पे दी जा सकती है। कंडीशंस क्या हैं? पहली कंडीशन तो यही है कि अथॉरिटी को लगना चाहिए कि वो वापस आएंगे, ठीक है। व्हेन कम्यूटेड लीव इज ग्रांटेड ट्वाइस द अमाउंट, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि डबल अमाउंट जो है वो डिडक्ट होगा। मैक्सिमम 180 days shall be allowed to be commuted during entire service। तो ये आपका जो क्वेश्चन था वो इसमें आ गया। Where such leave is utilized for an approved course of study, स्टडी लीव के लिए अगर है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसके लिए कम्यूटेशन उस केस में अलाउ नहीं होगी जब आपको कोर्स करने के लिए भेजा गया, ठीक है, स्पॉन्सर्ड हुआ, ठीक है जी। इज इट ओके? जी सर ये हाफ पे लीव अप टू मैक्सिमम 180 डेज जो है, इसमें 180 डेज हमारे पास मतलब ये 180 डेज के लिए बोल रहा है या फिर 360 के लिए बोल रहा है? नो नो नो, जो हाफ पे लीव है ये फिर 360 के लिए हो गया ना, अगर कम्यूट करवानी है तो। ओके, मतलब कम्यूट 180 होगी तो हाफ पे उस समय हमारे क्रेडिट में 360 होनी चाहिए। यस यस, दैट्स इट, क्योंकि Okay. डबल होना चाहिए ना आपके जी पास। जी वही कंफ्यूज। देन L&D का प्रोविजन है इसमें, लीव नॉट ड्यू का। लीव नॉट ड्यू जो है, हमेशा ये मान के चलें कि लीव नॉट ड्यू मीन्स आपके अकाउंट में लीव नहीं है, और लीव नॉट ड्यू हमेशा हाफ पे लीव पे बेस होता है। मीन्स लीव नॉट ड्यू में कभी भी आपको फुल पे नहीं मिलेगी, वो कम्यूटेड वाले केस में नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास लीव है नहीं है, तो वो हमेशा हाफ पे ही आपको मिलेगी। इज दैट क्लियर? नो सर। ओके, जो आपकी हाफ पे लीव थी उसको कम्यूट करने का प्रोविजन था ना, क्या फुल पे ले सकते हैं? जी जी सर। यहाँ पे आपके पास लीव है नहीं है, यू आर इन माइनस। तो अगर आप माइनस में हो और बाद में आपने उसको रिकूप करना, लीव नॉट ड्यू का मतलब है कि आपके अकाउंट में से 10 दिन की हाफ पे लीव है और आपको छुट्टी चाहिए 20 दिन की, तो 10 दिन तो आपका माइनस में जा रहा है ना फिर। ओके जी 10 दिन तो आपका माइनस में जा रहा है, तो आप कम्यूट कैसे करवा सकते हैं? कम्यूट के लिए तो डबल डिडक्शन होनी चाहिए ना, आप तो वैसे ही माइनस में जा रहे हो। तो यहीं से क्लियर हो जाता है कि जब भी L&D की बात होगी उसमें कभी भी फुल पे नहीं होगी, दैट विल ऑलवेज बी हाफ पे लीव। इज इट क्लियर? जी सर। यस सर। तो वहां पे कम्यूटेशन वाला रूल नहीं लगेगा, वहां पे फुल पे का कोई प्रोविजन नहीं होगा, इट विल ऑलवेज बी हाफ पे लीव, तो उसमें हाफ पे ही होगा। देन लीव नॉट ड्यू shall not be limited to half pay leave, shall be limited to half pay leave he is likely to earn thereafter। मीन्स ऐसा ना हो, सपोज किया किसी आदमी की रिटायरमेंट होने वाली है,
ठीक है, और उसकी रिटायरमेंट में से 2 ही साल रहते हैं, तो 2 साल में उनका एक्रूअल 40 से ज्यादा नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो हम ड्यू -50 करके नहीं दे सकते ना उनको, लीव नॉट ड्यू -50 करके नहीं दे सकते ना, क्योंकि उन्होंने एक्रू ही 40 करनी है उसके बाद। तो अगर 40 प्लस भी हो जाएंगे फिर भी माइनस में 10 रहेगा, विच शुड नॉट बी द केस। इज दिस पॉइंट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो उसमें लिमिटेड होगी वो, जितनी वो फ्यूचर में अर्न कर सकते हैं, उससे ज्यादा उनको नहीं मिलेगी। अब इसका क्वांटम क्या है, मैक्सिमम कितनी ले सकते हैं? तो पूरी सर्विस में लिमिटेड टू मैक्सिमम ऑफ 360 डेज, आउट ऑफ विच, जिसमें से भी नॉट मोर देन 90 डेज एट अ टाइम, इस एक बार में 90 से ज्यादा नहीं, एंड 180 डेज इन ऑल may be allowed otherwise than on medical certificate. मीन्स मेडिकल सर्टिफिकेट पे हो सकता है, लेकिन अदर देन मेडिकल सर्टिफिकेट नॉट मोर देन 90 डेज एट ए टाइम और 180 डेज इन ऑल। तो ये जो 360 डेज वाला है, फिर ये किस केस के लिए लागू होगा? मेडिकल। तो इफेक्टिवली 180 हो जाता है फिर, अगर मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं हो तो। मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ इट कैन बी एट द मैक्स 360। इज दैट पॉइंट क्लियर? यस सर। ठीक है, विशाल जी सी ऑफ करने आ रहे हैं हमें। Sir, I have a question. जी जी बताएं। सर, जब हम अर्न लीव अवेल करते हैं तो उस टाइम पे हमें जो हमारा बेसिक पे और सभी अलाउंसेस मिलते हैं? इसके बारे में हमारी डिस्कशन हो चुकी है, ठीक है। मैं मिस कर दिया वो वाला पार्ट, मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया। नो, आज नहीं हमने डिस्कस किया, लास्ट टाइम लास्ट क्लास डिस्कस हुआ था। ओके, तो कोई बात नहीं, अभी इसको हम कवर कर लेते हैं, फिर मैं आ जाता हूँ आपको, अदरवाइज हम फिर वो बैक टू पवेलियन हो जाएंगे, ठीक है ना। ओके सर। L&D को कवर कर लेते हैं। L&D के लिए वही था कि मैक्सिमम तो 360 है, बट मेडिकल सर्टिफिकेट के ऊपर, मेडिकल सर्टिफिकेट ना हो तो फिर 90 डेज से ज्यादा नहीं, और टोटल 180। टोटल 180 क्या होता है? 180 मीन्स पूरे सर्विस कैरियर में, जैसे वहां पे 360 लिखा हुआ है ना मैक्सिमम, मेडिकल सर्टिफिकेट, वहां पे इफेक्टिवली वो 180 हो गया, हाफ हो गया उसका। के लिए मिलेगी, मेडिकल ग्राउंड पे ही मिलती है ना ये? हाँ, मेडिकल ग्राउंड पे ही मिलती है, ठीक है, बट मोस्टली तो मेडिकल ग्राउंड पे ही मिलेगी, बट समटाइम्स इफ द अथॉरिटी इज कंसिडरेट अदर टाइप भी हो सकता है, बट उस केस में मेडिकल ग्राउंड आपने बनाया लेकिन सर्टिफिकेट नहीं दिया। ओके, तो हाफ पे लीव भी मेडिकल ग्राउंड पे मिलती है जी? हाफ पे लीव वो भी मेडिकल ग्राउंड के लिए मिलती है? हाफ पे लीव जो है वो भी मेडिकल ग्राउंड पे ही होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, लेकिन वो प्राइवेट अफेयर्स के लिए भी समटाइम्स दैट इज अलाउड। कई बार ऐसा होता है कि कोई आदमी छुट्टी पे गया, अर्न लीव उसकी खत्म हो गई, तो फिर वो उसके अगेंस्ट सेट अप हो जाती है, क्योंकि उस केस में हमने सेटल तो करना होता है ना पीरियड, तो उस केस में वो के अगेंस्ट सेट अप हो जाती है। बट नॉर्मली कम्यूटेड लीव हो गई, हाफ पे लीव हो गई, नॉर्मली इट्स गिवन ऑन मेडिकल ग्राउंड्स। देन लीव नॉट ड्यू शैल बी डेबिटेड अगेंस्ट द हाफ पे लीव, ठीक है, कम्यूटेड के अगेंस्ट नहीं होगा, हाफ पे लीव के ही होगा, और जो वो बाद में अर्न कर सकते हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि फ्यूचर का हम देखेंगे कि कितनी वो अर्न कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी उनको, ठीक। हाँ, अगर ऐसा हो सकता है कि कोई
लीव नॉट ड्यू हमने किसी को दी, हमें मालूम था कि इतनी उनकी सर्विस अभी पड़ी हुई है, लेकिन उनका सपोज किया टर्मिनेशन हो गया या उन्होंने रिजाइन कर दिया, ठीक, उस केस में जो उन्होंने पे दी होगी वो रिकवर हो जाएगी। इज इट ओके? क्योंकि हमने हाफ पे तो उनको दी होगी ना, और ये सोच के दी थी कि वो एक्रू करेंगे, उसके बाद वो अर्न करेंगे, लेकिन इन बिटवीन अगर उनका रेसिग्नेशन आ जाता है या वो सपोज किया वीआरएस ले लेते हैं, वीआरएस ले लेते हैं, तो इन दैट केस ही इज इन माइनस, उस केस में रिकवरी हो जाएगी फिर। ओके, बट डेथ वाले केस में या उस तरह से, या कोई उस तरह से इशू हो जाए, सफरिंग हो जाए, मेडिकल इलनेस, देन इसमें जो है 360 वाला एक्टिवेट हो जाएगा फिर। तो L&D इज ओके, Yes, sir. Yes, sir. हाफ पे लीव, commuted leave, and leave not due. All okay? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद EUL है, EUL का मतलब क्या होता है? विद पे और विदाउट पे? EUL का मतलब क्या होता है? Without pay. Without pay. विदाउट पे। क्वालिफाई होती है वो सर्विस उस टाइम पे? नो सर। अगर ऑन मेडिकल ग्राउंड हो With तो। medical ground or education, higher education. अगर विद मेडिकल सर्टिफिकेट हो, ओके, in that case service qualifies, but pay never given. EUL means leave without pay. Okay? तो अगली क्लास में फिर डिस्कस कर लें। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, कल भी है ना हमारी क्लास? सैटरडे भी होती है ना CSR? जी सर। कल ट्राई करेंगे इसको फिनिश करने की। ओके, अगर छोटा सा अगर आप प्रैक्टिकल बोलेंगे तो मैं करवा दूंगा, लीव अकाउंट कैसे बनाना है। जी, सर, एक्सक्यूज मी सर। जी सर, ड्यूरिंग लीव्स हमारे पास अलाउंसेस को लेके क्या प्रोविजंस होते हैं, वो अगर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हम, देखें, क्योंकि अलग अलग Allowance- लीव्स में अलग अलग देखने को मिलता है। देखे अलाउंस जो है वो पे पे डिपेंड करता है, ठीक है। अलाउंस जैसे डियरनेस अलाउंस है, तो डियरनेस अलाउंस इज परसेंटेज बेस्ड। जब आपकी पे हाफ हो जाएगी तो डियरनेस अलाउंस ऑटोमेटिकली हाफ हो जाएगा ना, ठीक है। जैसे आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, तो ट्रांसपोर्ट जी, जी। अलाउंस के लिए तो है ही है ना वो, कि अगर आप एक दिन भी जाएंगे उस महीने में तो यू विल गेट फुल, लेकिन अगर आप पूरा महीना ब्लैंक रहेंगे तो आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से HRA है, जैसे HRA ये is also- ट्रांसफर अलाउंस है, जी ये जो ये ट्रांसफर अलाउंस ये एक दिन के लिए पूरा मिल जाता है। हाँ, अगर आप एक दिन भी उस मंथ में जाएंगे, ठीक है, तो यू विल गेट फुल ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर द मंथ, ठीक है। लेकिन अगर पूरा महीना ब्लैंक रहे तो फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलेगा। इज दैट क्लियर? ओके, Yes, sir. अभी हमने ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे डिस्कशन करनी है, वो भी आपके सिलेबस में है, ठीक है। बट अदरवाइज आई एम टेलिंग यू, अब HRA जो है मैम, वो भी परसेंटेज बेस्ड है ना, वो भी तो जी। बेसिक पे डिपेंडेंट है, तो जो परसेंटेज बेस्ड है वो तो ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से ही डिसाइड हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ सर, मतलब ये अलाउंस मिलेगा, HRA भी मिलेगा, क्योंकि वो जब छुट्टी पे है तो हाउस रेंट उस तरह से, मतलब वो बेघर तो नहीं होगा ना, बेघर तो नहीं होगा, ठीक है। अगर आपकी पे हाफ होती है तो नेचुरली वो HRA भी उस पे ही डिपेंडेंट है, तो सी भी हो जाएगा, एम नहीं होगा। हाँ जी, सी भी हो जाएगा लेकिन एम नहीं होगा। मेडिकल है क्या? ना। हमें मिलेगा वो तो मिल जाएगा,
हमें मिल जाएगा, लेकिन सीए भी हाफ हो जाएगा उसमें से। हाँ, एमए तो मिल जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। सीसीए भी हाफ हो जाएगा, ठीक है, सीसीए भी हाफ हो जाएगा। सीसीए का एक ही रेट है या डिफरेंट रेट है सीसीए के? डिफरेंट है। सीसीए किस पे डिपेंडेंट है? मिनिमम रेट ऑफ सीसीए क्या है? मैक्सिमम तो 120 है, मिनिमम डू यू नो कितना है? 35. मिनिमम इज 35, यस ऑफ कोर्स। और ये ग्रेड पे के साथ लिंक है, ठीक है, ग्रेड पे के साथ लिंक है। मेरे पास उसका चार्ट था, मैंने कहीं लिखा हुआ था। आई थिंक आई शुड हैव इट। तो बजट में हमें काम आ रहा है, तो कहता है कि मेक प्रोविजन फॉर सीसीए एट द प्रेस्क्राइब्ड रेट्स। तो प्रेस्क्राइब्ड रेट्स में फिर वो हमें डिफाइन करना पड़ेगा। इसमें ये था ग्रेड पे 2800 एंड अबव, 2800 या उससे ऊपर हो तो फिर 120 है, 2100 से लेके 2400 हो तो 65 रुपए है, और उसके बाद 1800 से 1900 फिर वो 35 वाला हिसाब है, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट रेट्स ऑफ सीसीए। ठीक है जी, अब इस नोट पे बस करें हम। ओके, कल इसको कंटिन्यू करते हैं फिर। Okay, sir. Okay, sir.